हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट वीडियो में हम इसका लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव स्टडीड एंड नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर टॉपिक 3.3.1, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, कोई भी एलिमेंट जो है उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से। आपको पता है एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे रहते हैं, यानी कि एकदम जो छोटा पार्ट होता है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते उसको एटम बोलते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स को मिला के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। तो किसी एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कैसे बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज, जैसे कि आर्गन की बात करें, हम हीलियम की बात करें, एट्सेट्रा, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब हीलियम के अंदर कितने एटम होते हैं? एक ही। आर्गन का भी 1 है, इस कारण से उसके अंदर भी एक ही एटम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर एक ही एटम होता है, जैसे कि हीलियम और आर्गन की बात करें। और ऐसे दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़्यादा एटम से बने होते हैं, लेकिन उनके अंदर एटम्स ज़्यादा होंगे, लेकिन वो सेम टाइप के होंगे, सभी एक ही तरह के एटम्स होंगे। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एक आपको पता है ना, हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। हम उसको कभी भी O नहीं लिखते हैं, O अकेला नहीं लिखा जाता है, हमेशा O2 लिखा जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो मेटल नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? मेटल नहीं है। और इस कारण से ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल, वो हमेशा 2 एटम्स उसके अंदर होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यानी कि O2 हम जो लिखते हैं उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। इसी कारण से इसको हम कहते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटोमिक मतलब 2 एटम वाला मॉलिक्यूल। 2 एटम, जैसे आप देखिए अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन, O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो अकेला नहीं रहता है कभी, ओ 2 O होते हैं वहाँ पर। 2 मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर 3 एटम्स हो जाएं ऑक्सीजन के तो O3 बन जाता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर याद है ना आपको, जो हमारे एटमॉस्फेयर को कवर किए हुए ऊपर से ओजोन। तो ओजोन कब बनती है? जब O3, 3 एटम्स जो होते हैं ऑक्सीजन के वो मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं इसको कहते हैं उसकी एटोमिसिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसको कहते हैं उसकी एटोमिसिटी। ये आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन है यहाँ पर आपके सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डोंट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब कुछ मेटल्स और कुछ और एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं रहता। जैसे कार्बन की बात करें, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड डेफिनेट इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। लेकिन इनके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स इनके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तो लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आर्गन। आर्गन जो है उसमें एक ही एटम होता है, इसलिए उसको मोनो एटोमिक बोलते हैं। हीलियम में भी एक ही एटम होता है, मोनो एटोमिक कहते हैं इसे भी हम। ऑक्सीजन 2 एटम होते हैं, डायटोमिक। हाइड्रोजन को हम हमेशा H2 लिखते हैं। आपने बहुत सारे रिएक्शंस किए होंगे, अभी आगे करेंगे आप लोग, उसमें आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस जो निकलती है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H2। हाइड्रोजन H2 होता है, नाइट्रोजन भी N2 होता है, क्लोरीन भी Cl2 होता है। तो ये डायटोमिक है सब। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब जब अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं, जब अलग अलग एलिमेंट्स किससे बने हैं? एटम से बने हैं। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मतलब कि एक पर्टिकुलर मात्रा के अंदर, तब बनते हैं नए कंपाउंड्स। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल इसके लिए देखते हैं हम लोग।
यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर है H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर इज H2O। H2O वाटर कैसे बना भाई? ये तब बना जब हमने H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। और ये मिलाया कैसे हमने भाई? इसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो कि 1 पार्ट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो 1 और 8 के रेशियो में, आपको मैंने कल भी वीडियो में समझाया था, 1 और 8 रेशियो में आते हैं। अमोनिया जो है उसका नाइट्रोजन का है 14, नाइट्रोजन का कितना है 14, और हाइड्रोजन का हम यहाँ पर 3 लेंगे क्योंकि H3 लिया है हमने, तो नाइट्रोजन 1 और 14 और हाइड्रोजन 3, तो 14:3 में। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8। तो ये है मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एलिमेंट्स को मिलाकर या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। अब रेशियो की बात की जाए तो रेशियो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास 1, एटॉमिक मास भी इसका 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन का रेशियो की बात की जाए तो देखिए इसका एटॉमिक मास 1 है और रेशियो बाय मास भी 1 ही है, उसका एक ही हमने H लिया वहाँ पे, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 8 और एटॉमिक मास इसका है 16। O कितना है H2O के अंदर? एक ही है। अब एटॉमिक मास इसका 16 होता है वैसे, तो 8/16 इज 1/2 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसका द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर H2O की बात की जाए तो रेशियो हमारा 2:1 निकलेगा। 2:1 कैसे निकलेगा? H2 H कितने लेने पड़ेंगे वहाँ पर? 2 H2O। तो इसी कारण से हम इसको ऐसे लगाते हैं। अब इसके लिए आपको देख सकते हैं मास रेशियो अपन एटॉमिक मास करके आप लोग उसका निकाल सकते हैं रेशियो। अब आयन किसे कहते हैं वो देखते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। अब जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनके अंदर चार्ज स्पीशीज होते हैं। द चार्ज स्पीशीज आर नॉन एज आयंस। इन चार्ज स्पीशीज को आयंस कहा जाता है। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दे हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। यानी कि इसके अंदर या तो सिंगल चार्ज भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर नेट चार्ज भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिव। आयन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको केटायन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट इज एन एनायन एंड व्हाट इज एन केटायन। एनायन किसे कहा जाता है? जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे केटायन कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादातर तरीके से यही समझाया जाता है और बहुत ही अच्छे से इसमें समझ भी आता है। NaCl देखिए, यहाँ पर Na है सोडियम, सोडियम आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और क्लोरीन जो है वो Cl माइनस रहता है, वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। अब इसको कैसे होता है ये आपको शायद अगली क्लास के अंदर समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। अब होता क्या है इसमें कि सोडियम जो है उसके पास क्या रहता है? ज़्यादा एटम्स हैं। अब आपको ये चीज़ आप शायद याद हो आपको या नहीं मुझे नहीं पता, हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं जिनके पास एटम्स जो हैं उनकी शेल, आउटर शेल होती है, पता ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, KLMN उसको बोलते हैं हम। तो अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर एटम्स 4 से कम हो, यानी कि 2, 3, 1 हो सकता है, तो वो उसको लूज कर देता है, यानी कि दे देता है और स्टेबल हो जाता है। और जिसके पास एटम्स कम होते हैं वो ले लेता है, जैसे कि 5 से ज़्यादा, 5, 6, 7 होंगे तो वो 7 वाला 1 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 5 वाला 3 लेगा। तो इस प्रकार से वो एलिमेंट जो है वो लेकर स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का यही होता है। सोडियम के पास एक्स्ट्रा है आयन और एक्स्ट्रा है उसके पास इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कम है, इसलिए सोडियम क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम देता है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, और क्लोरीन लेता है इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है। सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अब एटम्स का ग्रुप जो है, अगर ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है, इसको हम पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एटम है और ये चार्ज भी इसके ऊपर है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्साइड जो है ये दोनों, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये आयंस को शेयर करने पे इनके बीच में बॉन्ड बनता है, इसी कारण से ये आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए, पहले तो नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, कुछ आयंस के सिंबल्स देखिए, सोडियम जो रहता है उसको Na लिखते हैं हम और वो पॉजिटिव, पोटेशियम K+, ये सब आयंस हैं और उनके सिंबल्स किस प्रकार से इनको लिखें। नॉन मेटेलिक आयंस की बात करें तो वो भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम को NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3 एट्सेट्रा। अब नेमिंग की बात, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अब जो मैंने आपको पीछे बताया अभी वही चीज़ यहाँ पर सामने आती जा रही है। देखिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की, उसको कहा जाता है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 5 से ज़्यादा होंगे तो वो दूसरे से लेगा, और अगर उसके पास 4 से कम होंगे यानी कि 3, 2 और 1 तो वो दे भी सकता है, वो देकर स्टेबल हो जाएगा। अब आपको बता दूं मैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पहले ऑर्बिट के अंदर 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32 होते हैं 4 ऑर्बिट के अंदर। तो अंतिम ऑर्बिट के अंदर यानी कि अगर आपके पास सपोज 10 है तो पहले में 2 हो गए और दूसरे में 8 हो गए, तो सब स्टेबल हो गया, 2 और 8, आउटर मोस्ट शेल फुल होगी। लेकिन अगर आपके पास 2 और 7 है तो 7 वाले को एक और चाहिए ताकि वो 8 करके अपनी स्टेबल कर दे अपनी आउटर मोस्ट शेल को। तो 8 करने के लिए वो एक लेना पसंद करेगा। अब उसके लिए 7 छोड़ना आसान है, एक लेना आसान है, ऑब्वियस बात है, एक लेना आसान है, इसलिए वो एक ले लेगा दूसरे से। तो इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसमें होगा क्या, देखो अब देखो ज़रूरतमंद जो हैं, एक के पास ज़्यादा है लेकिन वो स्टेबल होना चाहता है, एक के पास कम है लेकिन वो भी स्टेबल होना चाहता है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो जिसके पास ज़्यादा है वो जिसको चाहिए उसको दे देगा, तो उसका भी काम हो जाएगा और उसका भी, वो एक देकर स्टेबल हो जाएगा और दूसरा लेकर स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर एक नया आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी शो करते हैं। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. The valency of the atom of an element can be thought of as the hands or arms of the atom. तो वैलेंसी को हम हाथों की तरह या आर्म्स की तरह देख सकते हैं। जो मैंने समझाया अभी होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं, कि एक दूसरे का जुड़ने की जो कैपेसिटी है उनकी। और वो कैपेसिटी कैसे पता लगती है, जिसके पास कम है वो दे देगा, जिसके पास ज़्यादा है, कम है वो ले लेगा और जिसके पास ज़्यादा है वो दे देगा। Human beings have 2 arms, but octopus has 8. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do we need? अब देखिए ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं और इंसानों के पास 2 होते हैं। तो अगर इंसान और ऑक्टोपस आपस में अगर एक दूसरे को पकड़ना चाहें तो क्या होगा, क्या होगा, हमें ह्यूमंस कितने चाहिए, हमें 4 ह्यूमंस चाहिए, क्योंकि 4 ह्यूमन लेंगे तो 4 ह्यूमन के 8 हाथ होंगे और एक ऑक्टोपस के भी 8 हाथ होंगे, तो 4 ह्यूमंस चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या रखेंगे, सब जो हम O से ऑक्टोपस बता रहे हैं और H से ह्यूमन बता रहे हैं, तो O कितना चाहिए हमको, O तो एक ही चाहिए ना, एक के 8 हाथ हैं, लेकिन O जो है उसके 8 हाथ हैं, इनकी O एक चाहिए, और H जो है वो हमें 4 चाहिए, 4 ह्यूमंस चाहिए, तो इसका फार्मूला बन जाएगा OH4। तो काफ़ी एक ट्रिक से बताया गया बहुत अच्छे से कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कि हमें कितने चाहिए। ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं, ह्यूमंस के पास 2 हैं। अब 8 हाथ यानी कि ह्यूमंस के भी 8 हाथ होने चाहिए, तो 8 हाथ ह्यूमंस के नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 ह्यूमंस लेंगे तो 4 के 8 हाथ हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसके लिए। पहला क्या है, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, वैलेंसीज और चार्ज जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर है, अगर वो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है तो ऐसे में मेटल का जो नाम है, सिंबल है, वो पहले लिखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया गया है यहाँ पर,
कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में CaO, Ca है कैल्शियम और O है ऑक्साइड, तो हमें O बाद में लिखा है, Ca पहले लिखा है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है वो हमने पहले लिखा है, क्लोराइड बाद में लिखा है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे है इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक, जिसमें ज़्यादा एटम्स हैं। Number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. Number of ions outside the bracket। देखिए अब जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और H यानी कि हाइड्रोजन ये है, तो इसको हम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं वैसे। तो इसको कैसे लिखा जाता है? एग्जाम्पल अब देखिए, इन द केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट। अगर यहाँ पर एक ही है, सपोज ये H एक ही हो, O भी एक हो, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर O और H जो है वो दो हैं, इस कारण से हमने MgOH लिख दिया है। जैसे कि अगर एक हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम NaOH, तो Na भी एक है, OH भी एक ही है, तो वहाँ पर हमें ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें ब्रैकेट फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड की फॉर्मूले की बात करें, द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं उनको कहा जाता है बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। यू कैन सी दीज एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। एग्जाम्पल है पहला, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, अब हाइड्रोजन जो है, आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन ये रहा और क्लोरीन ये रहा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ये कितना है हाइड्रोजन? वो भी 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, सल्फाइड यानी कि S, तो इसके अंदर सल्फाइड की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड जो है वो 2 रहेंगे, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? H2S, क्रॉस में जाकर। कैसे लिखेंगे? क्रॉस में जाकर। While writing the chemical formula for compound, we write the constituent elements and their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस ओवर किया गया है, यहाँ पर सल्फाइड 2 है और हाइड्रोजन 1 है। यहाँ पे आप देखिए ना, हाइड्रोजन को हमने 1 ही लिखा है, लेकिन जब इसको हम लिखने जाएंगे तो क्रॉस ओवर कर देंगे, यानी कि इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ आएगी, तो यानी कि हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे और सल्फाइड का 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। दूसरा आगे और एग्जांपल है, देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन, कार्बन का है हमारा ये रहा, कार्बन 4 वैलेंसी है कार्बन की और क्लोराइड की 1 है, तो यहाँ पर CCl4 टेट्रा क्लोराइड हो गया। द मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ केटाइन। मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो Mg2+ लिखेंगे, और अगर क्लोरीन जो है वो एक एनाइन है तो उसके लिए हम Cl- लिखेंगे। देन दे चार्जेस कैन क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला, यानी कि उसको क्रॉस करना है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला, अब यहाँ मैग्नीशियम का होता है 2+, क्लोरीन का होता है -1 क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम? Mg-1 है तो Mg को 1 है तो उसको छोड़ देंगे हम, क्लोरीन क्या 2+ है तो Cl2, MgCl2। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर कितने आयन हैं? क्लोरीन के 2 आयंस हैं। फ्रॉम ईच मैग्नीशियम Mg2, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, और ओवरऑल स्ट्रक्चर को न्यूट्रल करना पड़ता है। नोट दैट, अब आप यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो था वो कितने थे? 2+ थे, और क्लोरीन जो था वो 1 ही था, इसलिए हम क्लोरीन को भी 2 कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2, इस कारण से बैलेंस हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। एल्यूमिनियम, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो है 2- रहता है, ऑक्सीजन जो रहता है वो 3+ रहता है, तो कैसे लिखेंगे? Al2O3, यानी कि ये क्रॉस में जाकर लिखा जाएगा। Here the valencies of the 2 elements are the same,
अब यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर दोनों की वैलेंसी सेम है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, Ca2O2, लेकिन हम सिंपली इसको Ca2O2 की बजाय CaO के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, CaO। तो ये है हमारा फॉर्मूला, किस प्रकार से हमें लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट जिसमें सोडियम Na है और नाइट्रेट NO3 है, तो दोनों की वैलेंसी आप देखिए 1 1 है दोनों जगह, तो NaNO3 ही लिखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 एंड नॉट CaOH2। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है हमको। वी यूज द ब्रैकेट व्हेन 2 or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with the subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl group. यहाँ पर OH2 लिखने का मतलब ये है कि OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं जिसको, OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और कैल्शियम एटम कितना है, 1। इस कारण से हम कैल्शियम के साथ मिले हुए 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसलिए हम इसको Ca ब्रैकेट में OH2 लिखेंगे। अगर उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब CaOH2 यानी कि H2 है। यहाँ पर O2 नहीं माना जाएगा, फिर H2 माना जाएगा, इस कारण से वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, OH2 बताए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है CaOH2। OH2 का मतलब यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन होगा और H मतलब हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन 2 है, O 2 नहीं है, लेकिन O भी यहाँ पर 2 है, इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप देखिए, सोडियम और कार्बोनेट CO3 Na2CO3। इन द अबव एग्जांपल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नीडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही आयन प्रेजेंट है, यानी कि सोडियम और कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम है और दूसरा कार्बोनेट है, तो इस कारण से हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आगे देखिए, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम और सल्फेट, NH4 2SO4। अब आगे देखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या है? We have discussed the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. The molecular mass of a substance. अब molecular mass जो है substance का वो क्या है? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses. यानी कि उसके अंदर atomic masses of all the atoms in the molecule of the substance। यानी कि जिस भी चीज़ का, जिस भी सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास ले लेंगे। उनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस है ना, उनका एटॉमिक मास ले लेंगे, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन AMU। तो इसको हम एटॉमिक मास जो है AMU जिसको कहते हैं, उसका रिलेटिव मास भी मान सकते हैं। इसका कैलकुलेशन एक बार करेंगे एग्जांपल में, तो हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है और मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है हमको। यहाँ पर देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास HNO3 का। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। एटम आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर कितने हैं यहाँ पर, H2 होता है, तो इसलिए 2 × 1। हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 1 ही है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए H2, H 2 हैं और 1 है, तो H की जगह पे हमने 2 लिखा, O की जगह पे 1 लिखा। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, तो × 1 करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है, तो × 16 करेंगे। अब 2 1 2, 16 1 16, तो हो गया टोटल 18। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा देखते हैं हम, HNO3 की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ H प्लस द एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिए HNO3। अब यहाँ पर देखिए O कितना है हमारा, 16। O का एटॉमिक मास 16 है, हमें पता है, तो 16 3 है, 16 3 ज़ा 48 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर 16 3 ज़ा 48, O यहाँ पर 3 है, इसलिए 16 × 3 किया तो 48 हो गया। N जो है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 14,
तो n यहाँ पर एक ही है, इसलिए हम 14 का 14 ही लेंगे। 14 इंटू 1 करेंगे, तो 1 करना हो तो आप मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। h यानी कि हाइड्रोजन का भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 14 प्लस 48 यानी कि टोटल हो गया हमारा 63 U। तो ये हमारा है मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं फार्मूला यूनिट मास की तरफ। फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। फार्मूला यूनिट is calculated in the same manner as we calculate the molecule. The only difference is we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ion. For example, sodium chloride, as discussed above, has a formula NaCl. Its formula unit mass can be calculated as this. अब देखिए यहाँ पर फार्मूला यूनिट मास और जो पीछे हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ पर लिखने में जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट ऑफ मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है हमको। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास और फिर क्लोराइड का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है इसलिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपको बता दिया जाए कि जो कैल्शियम है उसका 40 रहता है, एटॉमिक मास 40 है, और जो हमारा क्लोराइड है उसका होता है 35.5। तो 35.5 कितना है, यहाँ पर क्लोराइड 2 है इसलिए इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35.5 यानी कि 71 प्लस 40 इट विल बी 111 U। तो दोनों को तरीका सेम ही है फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड फार्मूला यूनिट, बस दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ भी फर्क नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे हम मोल कंसेप्ट के बारे में। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब देखिए वाटर कैसे फॉर्म होगा, एक रिएक्शन लेते हैं हम, H2 प्लस O विल गिव H2, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2H2O, इस प्रकार से H के साथ 2 पुट करना होगा, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आपको आता होगा करना शायद। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स, यहाँ पर हमें पता लगता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ना, H2O कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ O2 यानी कि एटम 2 हैं लेकिन मॉलिक्यूल 1 ही है। O2 मतलब इसके यानी कि एटम्स जो हैं O2 का मतलब 2 एटम्स हैं, लेकिन O2 ओवरऑल कितना, 1 ही है। इसके साइड में आपको 1 2 तो नहीं दिख रहा है ना कुछ। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एटम्स 2 हैं और इसके मॉलिक्यूल्स भी 2 हैं, क्योंकि साइड में भी यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं, तो जो साइड में 2 लिखा है वो हमको बताता है मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो बनेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल। 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमने जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला तो हाइड्रोजन का अगर बात करें 1 ही होता है, तो नीचे 1 इंटू 1 1 और 2 टू द 4 यानी कि यहाँ पर 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा हमारे पास। और ऑक्सीजन कितना है, 16 है इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर, तो 16 टू द 32, तो ओवरऑल 32 प्लस 4 36 यूनिट हो जाएगा। We can inform from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit mole was introduced. अब इसी कारण से एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कहते हैं मोल। क्या कहा जाता है, मोल कंसेप्ट। तो मोल क्या है वो देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज यानी कि एटम्स की बात कीजिए, 1 मोल ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन और पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स।
अब 1 मोल क्या है? 1 मोल, ये आपको याद रखना है, 1 मोल इज दैट, 1 मोल इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। मोल इज इक्वल टू मास और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स the number of particles present in 1 mole of any substance is fixed। अब पार्टिकल्स के नंबर, एक मोल यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो हम 1 मोल लेंगे, यानी कि कितना सब्सटेंस लिया वो हमने 1 मोल, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं कि कितने पार्टिकल्स रहेंगे, वो रहेंगे, उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम कहते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट। आपको ये याद रखना है, व्हाट इज अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है, या फिर इसको हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N0 से। ये इटालियन साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था एमेडियो अवोगाड्रो, उनके नाम से उन्होंने इसकी खोज की थी, इस कारण से उन्हीं के नाम पे इसको अवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, यानी कि किसी भी चीज़ का 1 मोल जो है वो होता है इतना, 6.02 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि एक डज़न का मतलब कितना होता है, एक डज़न मतलब 12। आप कहीं भी जाओ बोलो मेरे को 1 डज़न बनाना दे दो, 1 डज़न एप्पल दे दो, 1 डज़न ग्लासेस दे दो, तो वो सब चीज़ें मतलब 1 डज़न इज़ 12 एवरीवेयर। तो वैसे ही पूरी वर्ल्ड के अंदर 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. मास ऑफ 1 मोल, हमने इसका नंबर वैल्यू तो देख ली, और मास भी इसका फिक्स रहता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, किसकी बात करें हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 यूनिट। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, यानी कि जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही उसका एटॉमिक ग्राम में भी उतना ही रहेगा, यानी कि 1 यूनिट और 1 ग्राम। सो 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम, यानी कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। उसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल्स हैं, 1 मोल हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन की लेते हैं एग्जाम्पल एक। ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 16, मास भी 16 है, यानी कि एक एटम के अंदर कितना मास है 16, तो 16 ग्राम, हम 16 उसका मास है तो 16 ग्राम कैलकुलेट करेंगे उसको, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, एटॉमिक मास उसका 16 है, और उसका जो उसके अंदर एटम्स होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻3। ये हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल रहेगा वो रहेगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, मोलर मास को फाइंड कैसे करना है, ये तो हमने मोल की बात की कि मोल हमें मिल गया, लेकिन मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो एक एग्जांपल इसके लिए और लेते हैं। हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पीछे फाइंड किया था, आपको याद है ना, पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था, जिसमें हमने देखा था ऑक्सीजन का 16 था और हाइड्रोजन का 2 था, 16 + 2 18 हो गया था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 यूनिट ऑफ वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम 18 यूनिट लेते हैं तो इसका मतलब उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर तो H2O तो एक ही है ना, आप यहाँ देखिए H2O इज इक्वल टू 1 ओनली, H2O एक है और टोटल मास कितना है 18 यूनिट है। सो 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम अगर वाटर लेते हैं हम तो उसका मतलब होता है 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम वाटर, यानी कि 18 ग्राम वाटर हैज़ 1 मोल molecules of water, that is 6.02 into 10⁻23 molecules of water. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions. अब इसके लिए हम आगे देखते हैं। For this they need to relate the mass in grams to the number
इट इज़ डन एज फॉलोज। जैसे कि 1 मोल का मतलब इन्होंने बताया 6.022 इंटू 10⁻23। अ मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। तो मोल को हम बोल सकते हैं केमिस्ट लोगों की काउंटिंग यूनिट है। द मोल वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विल्हेम ऑस्टवाल्ड हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स। अब विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने इसको डिराइव किया था, जिन्होंने लैटिन वर्ड मोल से इसको लिया था। मोल का मतलब होता है हीप या पाइल, ढेर। हीप या पाइल, पाइल का मतलब ढेर और हीप का मतलब भी ढेर होता है। A substance may be considered as a heap of atoms or molecules। तो substance को हम किसी atoms का या molecules का heap मान सकते हैं। heap मतलब ढेर मान सकते हैं। The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, that is the massive heap of atoms or molecules। इससे एग्जाम्पल लेंगे हम तो हमें एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम का हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स एन से डिनोट करेंगे हम। गिवन मास एम से स्मॉल एम। मोलर मास कैपिटल एम रहेगा मोलर मास के लिए। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन रहेगा। एवोगैड्रो नंबर को N0 अब हमने पीछे देखा था। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना रहता है? 4 रहता है। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। तो मोलर मास उसका कितना होगा? वो भी 4 ग्राम ही होगा। तो गिवन मास अपन मोलर मास यानी कि m अपॉन m, दैट इज गिवन मास कितना इन्होंने 52 ग्राम दिया हुआ है। तो 52 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइडेड बाय 4 52 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव अस 13। तो यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 13 मोल्स। यानी कि उसका एटॉमिक मास, मोलर मास जो भी है उसका क्या है, जो भी मोलर मास है जो हमने 4 ग्राम लिया यहाँ पर, उसको हम टोटल मास जो दिया गया उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से 1 मोल के अंदर हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। आउटडोर नंबर हमें पता है ना वो। और यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए इन्होंने यहाँ पर देखिए 12.044। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे आउटडोर नंबर से, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नीचे आपने लिखा देख रहे हैं वो है आउटडोर नंबर और ऊपर जो है वो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये है तरीका निकालने का नंबर ऑफ मोल्स, और काफ़ी आसान तरीका यहाँ पर बताया गया। आगे एक और एग्जांपल है, काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पूरा है, बस ये 2-3 एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो भी हम करेंगे अभी। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो चलिए पहले 0.5 मोल का निकाल लेते हैं। तो मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? N2 मतलब n की वैल्यू होती है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, लेकिन N2 है यहाँ पर। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 28 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है इन्होंने 0.5 मोल, तो 28 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो मास आ जाएगा यहाँ पर 14 ग्राम। इसी तरीके से आप बाकियों का मास भी निकाल सकते हैं सबका। थर्ड जो है उसमें थोड़ा अलग दिया गया है, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, जैसे हम पहले कर चुके हैं। किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 7 ग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो देखते हैं हम। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास कितना है? 46। मोलर मास होता है, सोडियम का मोलर मास यहाँ पर है 23। तो 46 डिवाइडेड बाय 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर।
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसके अलावा हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स, वही सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पे फिर से। हाँ, तीसरे केस में देखते हैं 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो n इंटू n0, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है 0.1। 0.1 को जब आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो ये था हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। होप यू एंजॉयड। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।